नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं नोएडा खबर। आज चर्चा ग्रेटर नोएडा में किसानों के धरने पर। यह आंदोलन एक ऐतिहासिक है जो गौतम बुद्ध नगर जिले के इतिहास का एक माइलस्टोन है। और पिछले 120 दिनों से चल रहे इस धरने में कई पड़ाव आए हैं। और कल डेरा डालो घेरा डालो के अभियान के तहत किसानों ने प्राधिकरण के कार्यालय पर ताला लगाया। थोड़ी देर बाद अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और 50 किसानों का प्रतिनिधिमंडल अंदर गया। बातचीत हुई, कुछ सहमति बनी। क्या सहमति बनी, क्या किन किन मुद्दों पर बातें हुई, आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रवक्ता डॉक्टर रूपेश वर्मा जी हैं। मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। रूपेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार विनोद जी। रुपेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो 120 दिन का जो पड़ाव, कई बार उतार चढ़ाव आए आंदोलन में, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन अभी तक डटा हुआ है और पूरे मोर्चा संभाले हुआ है, तो जो कल की चर्चा हुई है, क्योंकि किसान भी जानना चाहते हैं बहुत सारे मुद्दों को, तो क्या चर्चा हुई थी, कैसे कैसे बातें हुई और बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बनी जैसा कि आपने बताया था कल। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे क्या क्या बातें हुई और किस किस मुद्दे पर बातें बनी है अब तक, और जो मिनट्स की बात है उस पर भी क्या हुआ। जी। विनोद जी, जो पुरानी अधिकारी थी वितु माहेश्वरी, वो हमारे इन मुद्दों पर बात करने के लिए राजी नहीं थी। जी। उसी सिलसिले में जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ, हम लोग हम्म। जेल गए, तो एक हाई पावर कमेटी के गठन पर हमारी बातचीत तय हुई और हम्म। उसमें सांसद सुरेंद्र नागर जी ने आकर के मध्यस्थता की। हम्म। ये फिर बाद में जो है वो जो हमसे कमिटमेंट किया लिख करके दिया गया, वो हम्म। फिर सरकार और प्राधिकरण उससे मुकर गए। हम्म। उसी सिलसिले में वो अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर भी हो गई हम्म। और एक नए अधिकारी हैं, अच्छी सोच के अधिकारी हैं और सकारात्मक सोच के अधिकारी हैं जो अभी प्राधिकरण में आए हैं। हम्म। लेकिन सांसद जी जो है अपनी जिम्मेदारी, अपना कमिटमेंट नहीं निभा पाए। हम्म। और जैसी जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए कि उसने किसी से कमिटमेंट किया, जेल में जाकर के कमिटमेंट किया, मुद्दे को लेकर के वो गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई। हम्म। और जिस तरीके से एक नेता का काम होता है कि भाई लोगों से जो आप वादा करते हो और उसको लेकर के एक निभाने की जो कोशिश होती है, वो कोशिश भी हमें उनकी नहीं दिखी। बहरहाल हम्म। हम्म। उसी सिलसिले में फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। हम्म। 6 तारीख में हमारी बातचीत हुई। तो जी। 6 तारीख में जब हमारी बातचीत हो रही थी तो ज्यादातर मुद्दों पर हमारी सहमति बन गई थी हम्म। और उसमें केवल हमें मीटिंग मिनट मिलनी थी और ये भी मिलना था कि कब कब क्या क्या मुद्दा कैसे कैसे हमारा एजेंडे में आएगा। हम्म। तो फिर हमने मीटिंग मिनट मांगी। हम्म। तो उसमें आदरणीय सांसद जी थे, सुरेंद्र नागर जी, और धीरेन्द्र सिंह विधायक जी थे और हमारे सीईओ साहब थे। हम्म। तो धीरेन्द्र सिंह जी बोले, भाई आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है? मैंने कहा साहब यकीन का सवाल नहीं है, यकीन तो आप पे है, हम्म। लेकिन ये कि हमें मीटिंग मिनट विद टाइमलाइन चाहिए जिससे कि चीजों में स्पष्टता रहे। हाँ। विश्वास का मामला नहीं है, स्पष्टता का मामला ज्यादा। हम्म। तो बोले वो तो हम आपको 25 तारीख के बाद देंगे। तो अच्छा। हमने कहा जी 25 के बाद तो फिर अब ठीक है, कोई बात नहीं, आप 25 के बाद दे देना, लेकिन धरना तब तक हमारा चलता रहेगा। हम्म। और वो फिर इसी नाराजगी में उठ करके चले गए। हम्म। तो हमने अपना ये प्रोग्राम डिक्लेयर कर रखा था, डेरा डालो घेरा डालो। हम्म। और हम लगातार इस बात का इंतजार करते रहे कि भाई प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से जो बात अधूरी रह गई है वो पूरी कर ली जाए। तो हम्म। फिर हम डेरा डालो घेरा डालो प्रोग्राम को टाल देंगे और उसको पंचायत में तब्दील कर देंगे। हम्म। तो लेकिन आपकी आवाज आवाज इन्विटेशन आपकी, नहीं हाँ। आई। हाँ हाँ। ठीक है। इनविटेशन नहीं आई तो हमने फिर कल का प्रोग्राम किया हाँ। और उसमें बड़ी ताकत का इजहार किसानों ने किया और किसानों का आक्रोश भी आपको दिखा होगा। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा हमारी महिला शक्ति अब फिर हाथ लग गया आपका। हाँ। वो काफी आक्रोशित दिखी वहां पे। हम्म। और उसका जो प्राधिकरण पर ताला भी लगाया गया। हम्म। फिर पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने हमसे कहा जी बातचीत शुरू करो और बातचीत के लिए जो है फिर आप ताला भी खोल दो। हम्म। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है और हम बातचीत के ही मकसद हमारा है और हम्म। यही मकसद है कि मसले हल हों। हम्म। हमारा मकसद जो ताला लगाने के पीछे भी यही था
कि भाई आप में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि इतने दिन से किसान बैठे हैं और आप उसे गंभीरता से नहीं लोगे, मजाक में लोगे या हल्के में लोगे, तो फिर कोई ना कोई कदम हमारा उठाना मजबूरी है। तो फिर बातचीत शुरू हुई। बातचीत में जो नए सीईओ साहब हैं उन्हें काफी ये बात फील हुई, भाई मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पॉजिटिव सोच है, और उसके बावजूद मेरे प्राधिकरण पर ताला लगाया गया। हमने कहा जी देखिए, हम आपकी किसी व्यक्तिगत, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते ना, हमारा ऐसा कोई इरादा है। हमारा मसला पुराना है। अब आप जिस मोड़ पे आए हो उस मोड़ पे आए हो, चीजें बिगड़ी हुई हैं, तो उन्हें सुधारने में वक्त लगेगा और चीजों को आगे ले जाने में भी वक्त लगेगा। लेकिन यदि हमें हल्के में लिया जाएगा, यदि हमारी बातचीत को सुना नहीं जाएगा, यदि किसी एक व्यक्ति ये सोच ले कि भाई मैं शहंशाह हूं और मेरे हिसाब से ही चीजें चलेंगी, तो इतनी यदि इनकी औकात थी तो ये करा लेते। 4% का काम कोई हमारा ही कराने का थोड़ी है, ये काम विधायक का, सांसद का। तो यदि इतने ताकतवर लोग ये होते तो करा लेते। वो दब गया। माइक माइक बंद हो गया। हाँ, माइक 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 केवल चालू करो। हाँ, आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ जी, वो सुनील भाई का फोन आ रहा था, वो भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, हाँ, उनका फोन कोई नहीं। आया। हाँ, कोई बात नहीं, कनेक्ट कर लो। हाँ जी। तो हाँ। ये स्थिति हमारे यहाँ पे क्या है कि जनप्रतिनिधियों के एजेंडे में किसानों के सवाल नहीं है, हम्म और किसानों के मसलों के नीतिगत फैसलों के संबंध में भी उनकी कोई सोच या विचार कोई दिखाई नहीं देता। हाँ वो बहुत छोटी और मामूली चीजें उनके एजेंडे में हैं, और किसान कहीं भी उनके एजेंडे में नहीं है। और जी। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो किसान संगठन है, उन्होंने ही कोई लड़ाई लड़के उन्होंने ही कोई नीति बनवाई है। जैसे ये आबादी की नीति है, हम लोगों ने 2010 में लड़ करके बनवाई थी। जी जी। तो यदि आप पूरा ग्रेटर नोएडा का इतिहास देखोगे, हम्म 97 से लेकर के और अभी तक का, बल्कि हम्म 91 से लेकर के अभी तक का, हम्म तो कभी भी किसी महेंद्र सिंह भाटी जी को यदि हम छोड़ दें, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, हाँ हाँ। तो उनको यदि हम छोड़ दें, तो हम्म किसी भी विधायक का कोई रोल प्राधिकरण में किसी नीतिगत फैसले में नहीं रहा। हम्म, तो जी। ये स्थिति है, और इसी बैकग्राउंड में ये आंदोलन हमने शुरू किया। हम्म और आज ये आप लोगों के सहयोग से, मीडिया की मदद से, और हम्म किसानों में भी इसको लेकर के काफी आशा और उम्मीद जमी है। हम्म, और विपक्ष की पार्टियों का, अन्य किसान संगठनों का साथ भी हमने लिया। जी। इसको हमने शुरू से ही ये लेकर के चले हैं कि जितना व्यापक हम इसे बना सकते हैं उतना व्यापक हम बनाएं। तो आज इसकी स्थिति आंदोलन की अच्छी है, और हम्म ज्यादातर मुद्दों पर हमारी सहमति बनी है। हम्म, और अमनदीप डूली जो एसीओ हैं हमारे इसके जी अथॉरिटी के, जी। उनके साथ बैठ के हमारी आज मीटिंग मिनट बननी थी। हाँ। तो वो आज यहाँ नहीं थे, आज यमुना की बैठक थी तो उसमें वो गए थे, तो हमारी उनकी बात हो गई है। तो कल सुबह हम और वो बैठ करके, सुनील भाई भी हमारे साथ रहेंगे, हम्म मैं और सुनील जो इसके लिए ऑथराइज हैं धरने की तरफ से, तो हम्म हम कल जो है उसमें मीटिंग मिनट बनाएंगे। और फिर हमारी जो किसान सभा की जिला एक्शन कमेटी है उसमें उसको अनुमोदित कराएंगे। हम्म और फिर परसों या उससे अगले दिन हम हम्म, एक बड़ी मीटिंग पंचायत अपनी बुलाएंगे, और उसमें उसको पूरे प्रस्ताव को रख करके और इसको स्थगित करेंगे उस तारीख तक जिस तारीख तक हमारी टाइमलाइन उसमें तय हो। हम्म। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जब कल आप अफसरों के साथ बैठे मीटिंग में, तो उस समय कौन कौन से ऐसे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर पिछली बार भी सहमति हुई थी, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ये माना जाए कि ये बात लगभग तय हो चुकी है, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो शासन स्तर पर तय होने हैं जिनको ये भेज चुके हैं। जी। एक तो उन्होंने हमें अवगत कराया कि जो हमारे 533 प्रकरण है और 208 प्रकरण है एसआईटी जांच के, हाँ। जो कई पिछले 5 वर्ष से लंबित पड़े हैं शासन के स्तर पे, जी। जो लीज बैक के प्रकरण है, हम्म। वो हमारे हल होकर के आ जाएंगे अभी जल्दी 2-3 दिन में, ऐसा इन्होंने हमें अवगत कराया। अच्छा। तो वो एक बड़ा मसला, उसमें काफी लोग प्रभावित हैं। हाँ। दूसरा, एक शिफ्टिंग की नीति को लेकर के इन्होंने नरेंद्र भूषण जी के कार्यकाल में शिफ्टिंग की नीति को लेकर के रकबे को आधा करने का प्रस्ताव शासन में लंबित है। हम्म तो उस पर हमने ऐतराज जताया था कि भाई आपने अपनी जरूरत में अपने मास्टर प्लान के हिसाब से हम लोगों की आबादियां हम्म गांव के पास जो है शिफ्ट की हैं, और हम्म आपने अपने इंटरेस्ट में शिफ्ट की हैं।
तो उसमें आधे रकबे का सवाल कहाँ से आ गया। तो हम्म, इस बात पे जो नए सीईओ हैं वो सहमत थे और उन्होंने उसमें पैरवी की है, और पैरवी के परिणाम में उन्होंने हमें अवगत कराया कि पूरे रकबे की हम जो शिफ्टिंग में लीज बैक करेंगे। ऐसे लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली 211 मसले हैं। अच्छा। हम्म। और जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो है आपके 4% प्लाट का, यानी कि हम्म। 10% प्लाट का। 6 मिल हम्म। गया है, 4 मिलना है। हम्म। हाई कोर्ट से 10% के प्लाट का आदेश है, हाँ जी। जिसमें इन्होंने 1/3 किसानों को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार प्लाट दे दिए हैं। हम्म। 2/3 किसान अभी उससे वंचित हैं। हम्म। तो ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। और हम्म। ये करीब 13,000 से ज्यादा किसानों को मिलने हैं। अच्छा। 13,000 तो मतलब प्रकरण है, हम्म। परिवार और ज्यादा है। हम्म। लगभग इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो हम्म। जिनको प्लाट मिलने हैं। हम्म। तो उसको लेकर के हमारी ये सहमति बनी है कि यहाँ की जो सबसे ऊपर की डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है प्राधिकरण बोर्ड। हाँ। तो ये बोर्ड में इसको ले जाएंगे हम्म। और बोर्ड से इसको पास कराएंगे, हम्म। और फिर शासन से भी अनुमोदित कराने का काम ये करेंगे विद इन टाइम लाइन। अच्छा। और जो एक भूमिहीन वाला मामला है जिसमें 40 मीटर के प्लॉट की बात की हुई है, किसानों उसमें का। बात ये हुई है कि वेंडिंग जोन अभी बनना है ग्रेटर नोएडा में। हाँ। तो जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाना है, हाँ। हाँ। तो उसमें हमारी एक सहमति ये बनी है कि भाई भूमिहीनों को उनका रोजगार भी गया, तो हाँ। उनके लिए प्लाट होना चाहिए। हमारी मांग तो प्लाट की है। तो हाँ। इन्होंने कहा कि भाई इनकी संख्या बहुत है, इनकी पहचान करने में दिक्कत आएगी, हमारे पास जमीन की दिक्कत है। तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि आपको अभी ग्रेटर नोएडा में वेंडिंग जोन बनाना है, तो हम्म। वेंडिंग जोन में हमारे भूमिहीनों के लिए 50% आप आरक्षण कर दो, हाँ। क्योंकि उसमें ऐसे भी वो कंसेशनल रेट पे ही मिलता है। तो हम्म। एक रोजगार का साधन उनके लिए हो जाएगा। हम्म। उसमें मान लिया जो भी आप जितनी भी स्पेस वहां क्रिएट करोगे, उस स्पेस के आधे हिस्से में इन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो इनका एक रोजगार का साधन बन जाएगा। हम्म। दूसरा, हम्म। जो हमने उसकी पॉलिसी की बात करी है रोजगार की, हाँ। तो रोजगार की पॉलिसी पे भी हमारी सहमति बनी है कि उसकी एक हम्म। पॉलिसी बनेगी। और हम्म। उसमें अभी एक इन्होंने हमसे मांगा है कि आप जो है अभी जब पॉलिसी जब तक हम बना रहे हैं बोर्ड बैठक में ले जा करके, हम्म। तब तक आप हमें जो रोजगार वाले युवा हैं उनकी लिस्ट दे दो। तो हम्म। वो हमने भूमिहीनों की किसानों की मिला करके एक लिस्ट तैयार की है। वो हम्म। लिस्ट हम इन्हें देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई कई सारी फैक्ट्रियां आ रही हैं, हम्म। हम उन्हें जो स्किल्ड हैं वो तो स्किल्ड हैं ही, हम्म। जो अनस्किल्ड हैं उनको भी हम स्किल्ड भी कराएंगे, हम्म। उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, उनका जो है हम सेवा योजन भी कराएंगे। टेंटेटिवली तो ये व्यवस्था कर दी है हम्म। कि कहा है इन्होंने ऐसा करने के लिए। हम्म। और परमानेंट पॉलिसी की बात हमारी उसमें आ। हम्म। अच्छा, बहुत सारे जैसे नोएडा से रिलेटेड था और ग्रेटर नोएडा में भी है, जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके दाखिले के लिए ये बड़े स्कूल मना कर देते हैं और उनकी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है। इस मुद्दे को भी आपने रखा है प्राधिकरण में, कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट सेल या एजुकेशन सेल का गठन हो जिसमें उन बच्चों के दाखिले की व्यवस्था हो। ऐसा है कि हमने पीछे अपने यहाँ नियम बनवाया। हमारे यहाँ एक तो दाखिले की समस्या इसलिए नहीं है, स्कूल ज्यादा है बच्चे कम है, हाँ। हाँ। तो दाखिले तो हो जाते हैं। हम्म। कोई एक दो नामी जो ज्यादा नामी से एक दो स्कूल है वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। डीपीएस जो हम्म। ग्रेटर नोएडा वाला है, ऐसे तो डीपीएस भी यहाँ बहुत सारे आ गए हैं, डीपीएस वर्ल्ड फलाना ठिकाना। हम्म। हम्म। तो दाखिले की समस्या नहीं है, फीस की समस्या है। हाँ। तो फीस में हमने एक 25% जो है कंसेशन का एक नियम बनवाया था अच्छा। 2016 में। हम्म। तो उसके उसमें लेकिन वो नियम तो बन गया। हम्म। कुछ स्कूल उसको मान लेते हैं और कुछ स्कूल उसको नहीं मानते। तो हम्म। हमने इनसे कहा कि इसको एनफोर्स कराने के लिए जो है नोडल ऑफिसर हो या कोई कर्मचारी हो, हम्म। ऑफिसर लेवल का कोई कर्मचारी हो हम्म। जो इसको इम्प्लीमेंट कराता रहे। जी जी। सुनील जी आ गए हमारे साथ में। सुनील जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। जी नमस्कार सर। सुनील जी, चर्चा चल रही थी कि गौतम बुद्ध नगर जिले में जो ग्रेटर नोएडा का आंदोलन है वो एक ऐतिहासिक दौर में पहुंच चुका है और 120 दिन से लगातार महिलाएं, बुजुर्ग और बड़े किसान वो काफी मतलब अपने त्योहार भी वहीं मनाए, सब कुछ वहीं किया है। और उनकी जो समस्याएं हैं वो अब की नहीं है, इतने साल हो गए, 91 से ग्रेटर नोएडा बना था तब से अब तक।
उनमें जो सबसे बड़ी समस्या अभी डिस्कशन रूपेश जी से ये हो रहा था कि कल आप लोग गए थे, मीटिंग हुई थी और उन मीटिंगों में बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन और भी सबसे बड़ी बात जो अभी रूपेश जी से बात नहीं हुई, आपसे चर्चा करें कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राधिकरण ने बहुत सारे गांवों में आबादी की जमीन को अधिग्रहण कर लिया और वो किसानों पे मुकदमे चल रहे हैं और प्राधिकरण उन्हें अपनी बताता है और किसान अपनी बताते हैं। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर आपकी कोई बात हुई है इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मामले मुआवजे को भी लेकर भी और इस तरह के मामले सबसे बड़े हैं जी नहीं, बिल्कुल जिसमें। आप बिल्कुल सही बात है ये समस्या है, क्योंकि आबादियों का जहां तक अधिग्रहण का मामला है, जी। जो पुराना कानून था 1894 का जो कानून था, हम्म। उसके तहत इन्होंने पहले भी एक्वायर की है जमीन जी। और उसमें आबादियां एक्वायर की थी। और हम्म। वही प्रक्रिया ये अभी भी इस बात को यहाँ भी जो नया कानून लागू होने के बाद हम्म। 1 जनवरी 2014 से जब से देश में नया कानून लागू हुआ है, जी। तो इन्होंने अभी दोबारा से जो अधिग्रहण किया है, जैसे डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए, हाँ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए इन्होंने पल्ला, चिठेड़ा, कठेड़ा, बुढ़ाकी, ये जी। कुछ और नए गांव जो एक्वायर किए हैं, तो हम्म। यहाँ भी इन्होंने आबादियों का अधिग्रहण कर दिया है। हम्म। तो ये समस्या, आप अब हम नॉर्मल जनरली कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो हम्म। प्राधिकरण पहले था या गांव, हम्म। एक क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं कि हम्म। भाई पहले गांव था या पहले प्राधिकरण था। हम्म। प्राधिकरण तो 1991 में आया है। जी। जी। हमारे गांव तो लाखों वर्षों से हैं। हम्म। अब कितने लंबे समय से हैं यहाँ, कितनी हम्म। पीढ़ियां हमारी गुजर गई। तो जी। अगर हमारे खेत में हम अपना कोई मकान बनाते हैं, हम्म। आबादियां उसी हिसाब से थोड़ी बढ़ी हैं, क्योंकि बढ़ती हैं जनरली, जब परिवार बढ़ेगा तो बिल्कुल। आबादी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम्म। उसने अगर अपने खेत में मकान बना लिया, उसको रिहायशी बना लिया, तो हम्म। ये तो बकायदा कानून में भी है, उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के भी अपने जियोज हैं कि हम्म। हम अपने खेती की जमीन में व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल करना चाहें या आवासीय रूप से इस्तेमाल करना चाहें, उसका हमें हक है, हम्म। हम उसमें बना सकते हैं। हम्म। तो उसके लिए हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम्म। वास्तविकता तो ये है कि उसके लिए 143 की भी जो हम करवाते हैं उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम्म। तो एक तरह से एक तरीका बना दिया, इसी के तहत जो है। आपका हाथ लग गया इसमें, आवाज आवाज बंद हो गई। आवाज मेरे को बंद हो कहना गई, है हाँ। हाँ ठीक, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें मेरा कहना ये फिर हाथ लग गया आपका। हाँ। करते हैं अभी इस बार वार्ता में इस बारे में कि हाँ। जो चली रही, बल्कि जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे हम्म। अभी गांव वाइज सुनवाई भी चल रही है, कि हम्म। कुछ मामले ऐसे हैं जो हम्म। मान लिया लीज बैक के हैं, कुछ हम्म। मामले जो उनको विस्थापित करने के हैं। तो हम्म। ये प्रकरण चल रहे हैं और इन पे काफी जोर है। डॉक्टर साहब ने काफी, क्योंकि पुराने अधिग्रहण के तहत जो जिन गांवों की जमीन गई है, इसमें हम्म। काफी बड़ा वर्क किया है हम्म। और इस पे काफी इनकी वार्ताएं पहले हो रही हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि अब जो इस अंडरस्टैंडिंग है, अभी जो फिलहाल सीओ है, ये इनको हम्म। गंभीरता से ले रहे हैं हम्म। और इन्होंने ये वायदा किया है हमसे कि भाई हम इनका निस्तारण करेंगे हम्म। और ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी कि जहां किसान को, मान लिया जिस तरह से पॉलिसी है 3,000 मीटर की पॉलिसी थी, भाई कुटुंब प्रति कुटुंब ये छोड़ सकते हैं, इनको बिल्कुल पावर है छोड़ने की, हाँ। हाँ। आबादी को छोड़ने की पावर भी है। और यदि किसी कारणवश मान लिया ऐसे रिहायशी इलाके में जहाँ की इनको आवश्यकता पड़ गई, वो इनके अधिग्रहण क्षेत्र में आ गई, तो उसके बदले में जो ये विस्थापन में देते हैं, हम्म। विस्थापन में पहले 50% का मामला था कि 50% इसको विस्थापित करके देते थे। अभी उसमें ये हो गया है कि 100% पे सहमति बनी है। जो इन्होंने हमें कल वहाँ बताया था, वो हम्म। वार्ता में ये बताया कि ये हमने इस पे सहमति बनवा ली है कि 100% जमीन पूरी की पूरी है उसको हम्म। तरह से विस्थापित होकर के मिलेंगी। तो हम्म। इसमें एक अपडेट ये है कि एक तो जितनी जमीन उसकी पहले 50% देते थे, अब वो 100% मिलेगी। अच्छा। और एक जरूर ये हम, हाँ ये जरूर हम चाह रहे हैं इसमें कि जब बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है 3,000 मीटर छोड़ने की प्रति कुटुंब, जो 18 हम्म। साल का बच्चा है जो बालिग है, उसके नाम पर अलग छोड़ने की बात है, तो हमारी आबादी को जौका त्यों छोड़ा जाए। हम हम्म। इसी बात पे ही चल रहे हैं और अभी अपने बोर्ड में ले जाने की बात कर रहे हैं, कुछ चीजें ये शासन से मंजूर कराने की बात कर रहे हैं। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि उसको टाइम फ्रेम कर दीजिए आप, और ताकि लोगों को स्पष्ट रहे कि हमारा काम कितने दिन में हो जाएगा। संतुष्ट तभी हम लोग हो पाएंगे या किसान लोग हो पाएंगे, तभी हम आंदोलन को के बारे में कोई पुनर्विचार कर सकेंगे। आंदोलन तो देखो जारी रहेगा, ये जब तक हम्म। ये चीजें लागू नहीं होंगी तब तक हम्म। निश्चित तौर पर आंदोलन जारी रहेगा। जैसा की बात आ रही थी कि भाई पहले स्थगित हुआ
या आगे कोई स्थगित की बात आती है, तो स्थगित तो अब ये ऐसे नहीं होगा आसानी से। क्लियर बात है, जो हमारे मुद्दे हैं उन पे लिखित सहमति बने, उन पे जो टाइम फ्रेम जो है वो तय किया जाए, जैसा कि अब इन्होंने आश्वासन हमें दिया है। और बाकी जैसा पूरे सदन का निर्णय होगा, पूरे क्षेत्र के जो किसान वहां धरने पे बैठे हैं, सबसे पूछ करके ही कोई निर्णय लिया जाए। जो अभी आप बात कर रहे थे, अभी क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना तीनों है और अब एक न्यू नोएडा भी आ रहा है, तो किसानों के पुनर्वास, किसानों के मुआवजे, किसानों के बच्चों की शिक्षा, किसानों के मतलब बहुत सारे इश्यू ऐसे हैं जो वाकई अब हमारे पास जो पशु रखते हैं, कोई ऐसी हाँ नीति नहीं है। एक तरफ सरकार ला रही है, गांव के जो घर हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, घरौनी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसे सबूत नहीं है, तो घरौनी वाली सुविधा यहाँ पर लागू हो, भूमिहीनों के लिए कोई व्यवस्था हो, इस तरह की जो बातें हैं वो, क्योंकि आने वाले दिनों में भी जरूरत जी पड़ेगी उसकी, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, जी जी, उसके लिए इसमें स्थायी नीति इसमें की मैं बताना, आवश्यकता है। जी। हाँ इसके लिए मैं बताना चाहूंगा हम्म, कि जो मैं तो इस बात को पहले भी रख रहा था आपसे कि भाई पुराने कानून में तो अधिग्रहण हुआ ही है, हाँ लेकिन नए अधिग्रहण कानून के अंतर्गत भी इन्होंने जो है अभी आबादियों का अधिग्रहण किया है। हाँ। तो ये यही यही है। अभी जैसे अभी नए गांव, हमारे जो 20 गांव हैं, हम्म, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में हमारे जिले के गांव हैं, नई बस्ती, मिलक हम्म, खटाना, यहाँ से हम्म, लेकर के दयानगर तक। हम्म, तो ये हमारे फिर आगे जो भराना पड़ता है या बुलंदशहर के फिर गांव आ जाते हैं, वहां से हम्म, घूम करके 66 विलेजेस जो हैं वो हम्म, बुलंदशहर जिले के हैं। तो हम्म, लगभग 86 विलेजेस जो हैं डीएमआईसी में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो और आ रहे हैं, हम्म, हम उनमें से विशेष तौर पर अपने जो 20 गांव हैं हमारे जिले के, उन पे हम ये फोकस कर रहे हैं और हमारी ये तैयारी है। हम्म, हमने कई बार इस पे बारे में चर्चा की है और सदन में बात रखी है, डॉक्टर साहब ने भी रखी है और हमने भी रखी है, अपनी सभा में भी रखी है, कि हम इन 20 गांवों को भी इस आंदोलन से जोड़ेंगे। और जो वहां पर संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि अधिग्रहण के लिए, अधिग्रहण से प्रभावित हम लोग बहुत ज्यादा पीड़ाएं झेलते रहे हैं पहले से। पुराने हम्म, कानून में पहले अधिग्रहण होता था, अभी हम्म, नए कानून में अधिग्रहण जो इन्होंने 5 गांव का किया है, चिठहरा, कठहरा, पल्ला, पाली, बुढ़ाकी, हम्म, इनमें हमने बिल्कुल देख लिया इनकी नीति को कि हम्म, इन्होंने नए एक्ट को के प्रोविजंस को लागू नहीं किया है। हम्म, नए एक्ट में बिल्कुल साफ तौर पर ये बात है कि उसमें 3 अनुसूची हैं। हम्म, 3 अनुसूची उसके अंतर्गत है, नए कानून के अंतर्गत पहली अनुसूची के अंतर्गत मुआवजा आता है। जी, और मुआवजे के लिए स्पष्ट प्रावधान है कि जो मुआवजा आप देंगे वो किस तरह से देंगे, उसके लिए बकायदा कलेक्टर को निर्देशित हम्म, किया गया है सेक्शन 26 के तहत, कि उनको वहां का बाजार मूल्य निकालना है जिस गांव की आप जमीन लेंगे, या तो उस गांव हम्म, का सर्कल रेट ज्यादा हो या फिर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, हम्म, जिस जो अधिक होगी उसका 4 गुना आपने देना है। हम्म, तो एक तो शेड्यूल 1 के अंतर्गत, पहली अनुसूची के अंतर्गत जो मुआवजा आता है वो 4 गुना इनको देना है। हम्म, यदि किसी का कोई पेड़, नलकूप, बोरिंग या कोई स्ट्रक्चर खड़ा है, तो उसका पैसा आपने देना है, डबल करके देना है। और उसके बाद जो दूसरी अनुसूची है यानी शेड्यूल 2 है, हम्म, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि आप उनको पुनर्वास का के लाभ देंगे, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लाभ देंगे, जिसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है रोजगार। जितने भी 18 साल के बच्चे हैं जो अपने आप में जो बालिग हैं, वो अपने आप में अलग कुटुंब माने जाएंगे, उन सभी को वो चॉइस रहेगी, या तो वो 18 साल के बच्चे या तो मकान लें, अपना सॉरी अपना रोजगार लें, और या फिर मकान के बदले में वो 60, जैसे 5 लाख रुपए नौकरी के, 50,000 पुनर्वास भत्ता, 50,000 पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, यानी जो 6 लाख रुपए उसमें तय किया गया था 2013 के इस कानून में, जो 1 जनवरी 2014 से लागू था, उसमें सालाना बढ़ोतरी करने के लिए सेक्शन 31 में है नए कानून में। तो वो आज की डेट में 12 लाख बैठता है मिनिमम। अगर 10% की भी हम वार्षिक बढ़ोतरी करेंगे तो 10 साल में डबल हो जाता है। तो हमने उसकी मांग की है कि 12 लाख रुपए या फिर नौकरी उसको दिया जाए शेड्यूल 2 के तहत। और उसको इसी दूसरी अनुसूची में दूसरी चीज एक और है महत्वपूर्ण, वो है 20% प्लॉट, यानी जितनी आप हमारी जमीन एक्वायर करेंगे उसका 20% आप डेवलप करके हमें देंगे, जिस तरह से पुराने कानूनों के तहत या हमारे इस आंदोलन के माध्यम से या हाई कोर्ट के निर्देश के माध्यम से जो 10% पहले मिलता था, अब वो 10% की बजाय नए कानून में 20% है। अच्छा। तो ये एक बड़ी बड़ी बात है। इसको इन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है 5 गांवों में, चिठड़ा कठेड़ा में। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर धरना चल रहा है। और उस बिंदु को हमने जोड़ रखा है, उन गाँवों को भी, जो आपने बताया जो नए गाँव अभी आ रहे हैं, आगे हाँ। 20 गाँव जो आ रहे हैं, उनको भी, उनके लिए भी ये नीति हम तय कराने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हम्म, और एक चीज जो जो तीसरी चीज मैं बताना चाह रहा था, वहीं आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसी पॉइंट पे लाना चाहूंगा, कि जो शेड्यूल 3 है हाँ। यानी तीसरी अनुसूची है, उसके अंतर्गत आबादियों के ही बारे में वो दी गई है कि यदि किसी की आबादी आ गई है, किसी की का मकान है, किसी की दुकान है, किसी का कोई व्यवसाय है, तो बकायदा उसको विस्थापित कर कर
सेक्टर में देने का प्रावधान है कानून के अनुसार कि आप जो जमीन जो उसका मकान आ गया है या उसका जो कोई भी व्यवसाय आ गया है, आप उसको बकायदा शिफ्ट करेंगे और एक डेवलप सेक्टर बनाएंगे जिसके अंतर्गत 25 इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज यानी 25 तरह की जो सुविधाएं हैं, आप उसमें नाली सीवर से लेकर के और पक्के रास्तों से लेकर के स्कूल, अस्पताल, जो भी वहाँ सामुदायिक केंद्र वगैरह और डाक तार, यहाँ की पुलिस चेक पोस्ट तक की व्यवस्था, यानी वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज की सुविधा आप उस सेक्टर में देंगे जहां उनकी आबादियों को आप विस्थापित करेंगे। और फिर उसमें हमने एक और मांग अभी की है कि देखिए शेड्यूल 3 के तहत तो है ही है कि आप हमको सेक्टर बना के देंगे, लेकिन जब पॉलिसी आपकी पॉलिसी 3000 मीटर की बनी हुई है, तो जिस तरह से आप पुराने कानून में देते रहे हैं उसका लाभ के प्रति कुटुंब को उसको छोड़ सकते हैं, तो नए कानून में भी उसको उस प्रावधान को ज्यों का त्यों रखा जाए और आबादी को 3000 मीटर के हिसाब से प्रति कुटुंब के हिसाब से ज्यों का त्यों छोड़ा जाए। तो आबादियों के बारे में हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं। उनके खासकर जो रोजगार की बात है, जो भूमिधर किसान है उनके लिए भी एक्ट में प्रोविजन है कि उनको रोजगार मिलेगा या वो 12 लाख रुपए लें आज के हिसाब से। और साथ में जो हमारी जमीन पे डिपेंड भूमिहीन लोग थे, बकायदा उन भूमिहीन लोगों के लिए भी प्रोविजन है कि वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड वो भी माने जाएंगे और उनको भी पुनर्वास पुनर्स्थापन के लाभ यानी नौकरी या पैसा उनको मिलेगा। किसी के पास मकान नहीं तो मकान मिलेगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं नोट कराना चाहूंगा, साथी थोड़ा मुझे पूरी जानकारी नहीं कितने साथी यहाँ जुड़े हुए हैं फिलहाल, आपको भी जानकारी है, डॉक्टर साहब को तो जानकारी है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अगर कोई किराएदार जो 3 वर्ष से अधिक समय से गांव में रह रहा था या कोई ऐसा शॉपकीपर है या जो हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे फर्ज कीजिए कि हम खेती कर रहे थे, हमारे हल की जो लोहे का काम करते थे, हल की कुछ बनाते थे या आज की ट्रैक्टर को रिपेयर करने वाले कारीगर्स हैं, तो जो हमारे मान लिया हम पशु रख रहे थे, डेयरी हम चला रहे थे, उसके लिए जो खल आती है या जो चारा आता है बाहर से, जो ऐसे घोड़े तांगे वाले हैं, जैसे पल्ला गांव का मैं उदाहरण दे दूं आपको, आपने देखा हुआ आते जाते, तो ये ऐसे लोग जिनकी जीविका हमारी उस जमीन पे चल रही थी, वो हमारे फली को पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपने घोड़े तांगे से, वो किस तरह से अपने उनका जीवन इस पे चल रहा था, उन सभी के लिए बकायदा रोजगार की व्यवस्था है और उनके लिए बकायदा जो छोटे कारीगर हैं जैसे लोहार है, बढ़ई है, मोची है, इनको भी बकायदा शॉप्स देने का उसमें प्रावधान है, इनको सेक्टर के अंदर डेवलप सेक्टर के अंदर शॉप देने का प्रावधान है। तो ये चीजें कि हम मांग कर रहे हैं कि नए एक्ट के जो तीनों जो अनुसूची हैं, जो तीनों शेड्यूल हैं, उनके सभी लाभ सभी किसानों को सुनिश्चित किए जाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया, रूपेश भाई से बात करूंगा। जो 2 तरह के अधिग्रहण करती है प्राधिकरण, एक तो समझौते के तहत और एक डीएमके के साथ, जबकि ये कहा जाता है कि प्राधिकरण सीधे एक बार तो कर नहीं सकती, लेगी तो डीएम के माध्यम से लेगी। तो ये 2 तरह का सिस्टम जो बनाया गया वो इसमें कहीं फाल्ट भी तो है रूपेश जी? साहब पुराने कानून में तो ये था कि सरकार एमिनेंट डोमेन था उसको, यानी कि सरकार जो है पब्लिक पर्पज के लिए जमीन को एक्वायर कर सकती थी। लेकिन अभी नए कानून में वो यदि कोई लीनियर प्रोजेक्ट है रेलवे के लिए, हाईवे के लिए, तो उसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मामला है या अर्बनाइजेशन का मामला है, तो वहां पर 80% कंसेंट पहले लेनी पड़ेगी। और वो कंसेंट भी 2 तरह से ली जा सकती है। जैसे हवाई अड्डे के लिए कंसेंट लिए तो उसमें पहले कंसेंट लिए, उसके बाद फिर एक्विजिशन हुआ। लेकिन यहाँ प्राधिकरण में लैंड फॉर अर्बनाइजेशन के लिए या लैंड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो जमीन ली जा रही है, उसमें पहले खरीद हो रही है। जब 80% तक खरीद हो जाती है तो उसके बाद बची बाकी 20% जमीन को एक्वायर कर सकते। अच्छा, ये इसका सिस्टम का ये है, ये पहले। एक और बात, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार के मामले में अमूमन जनप्रतिनिधि भी आप लोग भी उठाते रहते हैं कि भाई जो लोकल में, अब आप सोचिए कि जब यहाँ पर प्रदेश का 26.5% इन्वेस्टमेंट गौतम बुद्ध नगर जिले में होना है, तो उसके हिसाब से रोजगार तो यहाँ बहुत होगा। तो फिर स्थानीय लोगों को रोजगार की सुनिश्चितता करने के लिए, खासतौर पर अब ग्रेटर नोएडा पे जब बात हो रही है तो उस पर भी कोई चर्चा, क्योंकि जो आवंटन होंगे, पहले प्राधिकरण जब नोएडा ने किया था तो आवंटन पत्र में लिखा था इंडस्ट्री वालों की में कि आप क्लॉज में कि आपको 10% जो रोजगार है वो स्थानीय लोगों को देना है।
अब इसमें दो बात आती है कि रोजगार तो देना ही है, साथ में टेक्निकल ट्रेनिंग। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरह का सरकारी टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक बार अभी फिर बात करूंगा अपने सुनील भाई से। सुनील जी। जी जी। हाँ, जो जिस तरह से अभी आप बता रहे थे, मैं तो यही कहूंगा कि एक तो ये बात कि भाई ये जो एक्वायर करते हैं जो बेनामे वाले पे, क्योंकि थोड़ा सा इससे हम ज्यादा प्रभावित हैं। एक मिनट बेनामा। रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा सुमित भाई। विनोद जी, हाँ जी जी। सुबह नहीं, आपको जो हमारी बातचीत चल रही है उसमें हाँ दो चीजें हैं। जो हाँ नोएडा में प्रोविजन था जो आवंटन पत्र था उसमें 5% का प्रोविजन था, हाँ और उसके साथ स्किल्ड लोगों की कमी थी। हाँ ये जो नए सीईओ आए हैं इनके साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें दो चीजें सामने आई हैं। हाँ। जब हमने ये मसला रखा कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लगी हैं उनमें स्थानीय लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हम्म बजाय कि उनको नौकरी दी जाए बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपको हम नौकरी नहीं देंगे, जो बाहर के लोग हैं 200 किलोमीटर दूर के लोग हैं उनको नौकरी देंगे। हाँ। तो उसमें दो चीजें सामने आई हैं कि हम्म, उन्होंने तो इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात उन्होंने स्वीकार की है कि यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट आ रही है और कई बड़ी फैक्ट्रियां भी आ रही हैं। हम्म और तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि भाई आप हमें लोगों की सूची दो। हम्म तो जो हमने अपनी सूची तैयार कराई है इलाके भर के लोगों से मांग करके, तो उसमें ज्यादातर लोग हमें बड़ी संख्या में हम्म। बीटेक आईटीआई लोगों हाँ। की सूची हमारे पास आई है। तो हम्म। एक तो जो स्किल्ड लेबर की जरूरत है वो हमारे पास अभी है, लेकिन वो हाँ अनएम्प्लॉयड है। हाँ दूसरा इनका एक टाई अप है एचडीएफसी बैंक के साथ और आईसीआईसीआई बैंक के साथ हाँ स्किल डेवलपमेंट का। जी। वो इन्होंने हमें अवगत कराया कि जो लोग स्किल्ड नहीं है उनको भी हम इनके माध्यम से वो जो कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं सीएसआर, हाँ। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है हम्म एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का, उस हम्म फंड से उनके स्किल डेवलपमेंट सेंटर से उनको स्किल्ड कराएंगे। और हम्म प्लस चूंकि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है ग्रेटर नोएडा में, तो हम्म इनको वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट भी दिलाएंगे। हम्म लेकिन इसमें हमने दो बातें कही हैं हम्म कि आपकी सोच अच्छी है, आप पॉजिटिव में ध्यान दोगे अपने कार्यकाल में, हम ये मान लेते हैं। हम्म लेकिन जब आप चले जाओगे तब हम क्या करेंगे? हम्म, इसलिए इसको पॉलिसी लेवल पर आपको एड्रेस करना हाँ। पड़ेगा। और हम्म उसके लिए इसको जो है प्रोविजन को ले जाइए बोर्ड में। हम्म और इसमें 3 सितंबर 2010 का शासनादेश भी है कि हम्म, प्रत्येक अधिग्रहण से प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को अनिवार्य रोजगार दिया जाएगा। या तो उस हाँ। जियो को आप उसमें अपना लो, बोर्ड में हम्म अडॉप्ट कर लो। हम्म अडॉप्ट नहीं कर सकते तो जो इनकी वो है लीज डीड, तो हम्म लीज डीड में आपको राइट है कि कोई भी शर्त आप कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली जोड़ सकते हैं, पीछे की हम्म तरफ ले जा करके जोड़ सकते हैं, हम्म पुराने आवंटन में भी आप जोड़ सकते हैं। तो हम्म उस प्रोविजन का आप इस्तेमाल कर लो और एक ये प्रोविजन कर दो कि भाई जो भी फैक्ट्री लगी है हम्म या लग चुकी हैं और उनके टन में प्रोविजन नहीं है, तो ये प्रोविजन आप कर दोगे तो उसका फायदा ये होगा कि उन्हें अनिवार्य तौर पर ये रोजगार हम लोगों को देना पड़े। हम्म। ये बात ठीक है। इसमें इतना मैं हाँ जी जी, सुनील। सुनील। इसमें थोड़ा सा हाँ। रोजगार की जो बात थी उसमें मैं हम्म इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो नया एक्ट आया है इसमें हाँ। बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि आपको रोजगार देना ही देना है। और हम्म वो ये भी समझिए कि चॉइस इंडिविजुअल की है कि वो हम्म रोजगार लेगा या उसके बदले में जो भी पुनर्वास भत्ता है पैसा लेगा। हम्म तो यहाँ हम बिल्कुल ये अपील भी करेंगे, अपने साथियों से भी बताएंगे, कहेंगे, खासकर अपने आपके इस चैनल के माध्यम से भी हमारी अपील रहेगी कि कम से कम हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। लोग बाग ये समझते हैं कि भाई नए एक्ट में जमीन जा रही है, ठीक है, उसमें जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को हम ले लेते हैं। पैसे हाँ। पे को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रोविजन आ चुका है नए एक्ट में, हम्म अपना फॉर्म भरें। जैसे अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन ली गई है, तो हम्म वहां पर रोजगार के लिए हमने देखा कि फॉर्म कम भरे जा रहे थे। वहां हम्म पर मतलब लोग बाग पैसा लेकर के भाई 5.5 लाख रुपए ले लिए, हम्म 6 लाख रुपए ले लिए, उसको ही लेकर के सेटिस्फाई हो रहे। पहले हम आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें रोजगार चाहिए, और जब हमें हम्म रोजगार का अवसर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इतनी परेशानी हो गई लोगों के सामने कि हम्म रोजगार का कह देते हैं, देते नहीं है। तो लोगों हम्म के दिमाग माइंड में एक ऐसी हीन भावना बैठ गई कि भाई ये कह देंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, पता नहीं कब का कब रोजगार देंगे। तो निश्चित तौर पर इनको अपनी पॉलिसी पर अमल करना चाहिए और जो टाइम फ्रेम है उसके अंतर्गत रोजगार देना चाहिए। हम्म
और जो पुरानी कंपनियां जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे जो पहले लगी हुई हैं, जहां उसमें पहले प्रोविजंस रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया अभी कि 3 सितंबर 2010 का शासनादेश है, उससे पहले भी 2007 की जो पॉलिसी है, जो पुराने एक्ट के साथ जो 1894 का कानून था, उसी के साथ साथ में पुनर्वास की एक पॉलिसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार में लागू है। उसमें बिल्कुल प्रोविजन रहा है ये। उससे पहले भी वो जो पॉलिसी रही है 2007 से पहले, वो क्योंकि पीछे हम जाएंगे तो 5 साल में 10 साल में अगर हम देखेंगे तो वो पॉलिसी पहले से लगातार साथ साथ चली आ रही है, तो वो एक्ट के साथ में अलग से होती थी। उस पॉलिसी में स्पष्ट प्रावधान था कि जिसकी भी जमीन आप एक्वायर करेंगे उसको आप प्लॉट भी देंगे और उसको आप रोजगार भी देंगे। तो ये जो प्लॉट और रोजगार दे रहे हैं ये कोई अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी कोई हमें खैरात में नहीं दे रहे हैं, ये कानून के अंदर प्रोविजन है। कोई जियो भी बना रहे हैं तो वो उस पॉलिसी के तहत ही बना रहे हैं, 2007 की जो पॉलिसी है। और उस पॉलिसी का फर्क क्या था पहले कानून में और नए कानून में? इतना फर्क है कि पहले कानून में ये था कि जैसे कि उन्होंने अभी बताया था, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि एक तरह से एमिनेंट डोमिनेंट की जो कार्रवाई करते हैं, एमिनेंट है भाई ताकतवर है, और डोमिनेंट करके वो जबरदस्ती ले लेते जमीन को। और उसके बाद जो पॉलिसी हुआ करती थी, जैसे उसको स्टेट के ऊपर छोड़ रखा था कि स्टेट चाहे तो उसमें प्रोविजन लागू करे और चाहे तो ना करे। तो कोई भी सरकार हम देखते आ रहे हैं उस अपनी तरफ से सीरियस नहीं थी। कहीं आंदोलन हो गया, हमारे गौतम बुद्ध नगर में आंदोलन हो गए तो यहाँ पॉलिसी में थोड़ा काम किया, जैसे डॉक्टर साहब ने काम किया, अच्छी पॉलिसी बनवाई, 3000 मीटर की है, कुछ भी है, या जो रोजगार की है। उससे पहले भी हमारे कुछ और पुराने नेता हैं, उन्होंने आंदोलन किए। तो स्थिति ये है, लेकिन अगर हम इसी को दूसरे जिलों में देखें या दूसरे स्टेट्स की बात हम करें तो वो वहां पर बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही है कि पुराने कानून में सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट के ऊपर था, और नए एक्ट में ये प्रावधान हो गया है कि ये जो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन है, जो पॉलिसी अलग से थी उसको इसमें जोड़ दिया गया है कंपलसरी, और वो बिल्कुल कर दिया है कि आपको देना ही देना है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम जो मांग कर रहे हैं, चाहे जिनकी जमीन 1894 के एक्ट के तहत गई है, चाहे नए एक्ट के तहत अभी जा रही है, उन सभी को आप बराबर रोजगार दीजिए। पुरानी कंपनियों में रेट्रोस्पेक्टिवली आप जो है उसको पीछे से लागू करिए। जिस भी समय पर आपने जमीन ली थी हमारे गांव की, उसी डेट से आप लागू करिए। जब आपने हमारे सेक्शन 4 किया, जब आपने नोटिफाइड किया हमारे गांव को, उसी समय से लागू होना चाहिए। जी जी, ऐसी बात तो आनी नहीं चाहिए कि भाई हम तो नए वालों को ही देंगे। ठीक है। अब तो ये हमारा बिल्कुल पीछे समय से पूरा हो रहा है, वार्ता का समय। और आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। बस सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस योजना को, रोजगार वाली को, किस तरीके से हम लागू कराएं, मॉनिटरिंग कराएं, ये बड़ी चुनौती है। आप दोनों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी और रूपेश जी। नमस्कार। नमस्कार।